जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे दोस्तों, आज हम यहां पे 13 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं, 1074 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार आपको 1074 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। यह कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा, यानी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स क्लास को एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरे इंटरेस्ट के साथ। और स्टैटिक जीके का आपको भंडार भी मिलता है। और दोस्तों, आइए स्टार्ट करते सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशन थॉट है, मना एवं बृहत्तम भ्रमा अस्ति। मन सबसे बड़ा भ्रम है। दोस्तों, हमारा मन इतना चंचल है कि हमें कहीं भी लेके जा सकता है। अगर हमने मन को काबू कर लिया तो आप समझिए कि सफलता हमारे पास होगी। आप जब किसी भी काम को करने से पहले आप अगर बात निश्चित कर ले तो पहले उस काम को पूरा करें, उसके बाद फिर किसी दूसरे काम को स्टार्ट करें। अगर बार बार अपना लक्ष्य बदलेंगे, बार बार आप भ्रमित होंगे, तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। उदाहरण के रूप में, अगर आपको यहां भोपाल से दिल्ली जाना है तो आप भोपाल से दिल्ली की ट्रेन पकड़ोगे और जब तक आपका डेस्टिनेशन पहुंच नहीं जाएगा तब तक आप ट्रेन से उतरोगे नहीं। अगर आप बीच में उतर गए तो आप ग्वालियर पहुंच जाओगे। अगर आप बीच में उतर गए तो हो सकता है आप इंदौर पहुंच जाओ, आप कहीं और पहुंच जाओ। तो बस आपको ध्यान रखना है, जो लक्ष्य आपने डिसाइड किया है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको ट्रेन बदलनी नहीं है। उसके बाद ट्रेन बदलिए, जब दिल्ली पहुंचिए फिर दूसरी ट्रेन बदलिए। हो सकता है कि बीच में आपको बहुत सारी ट्रेन बदलनी पड़े, पर आपका लक्ष्य तो दिल्ली है ना। हो सकता है छोटे छोटे एग्जाम क्रैक करने पड़े। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बिल्कुल ताजा और ताजा खबरें आपको मैं सुबह यहां पर पूरा न्यूज़पेपर का जो मसाला न्यूज नहीं होता, जहां पे एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सारी बातें हम नहीं करते। हम बात करते काम की बात, जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगी, जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, नवीन राम गुलाम किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने, आपसे पूछा जा रहा है। तो नवीन राम गुलाम, यहां पर देखिए आप, मॉरिशस के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, नवीन राम गुलाम। ठीक है, तो आप मेरे पीछे नवीन राम गुलाम को देख सकते हैं, जो कि 12वें संसदीय चुनाव में यहां पर लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन सी पार्टी है? लेबर पार्टी। ही बिलोंग्स टू लेबर पार्टी। ही हैज वॉन 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन मॉरिशस एंड ही विल रिप्लेस विच पर्सन। ये किनके स्थान पर आए हैं? तो ये प्रवीण जुगन्नाथ इनके पहले थे। ये यहां पर इनके स्थान पर नए प्रधानमंत्री जो हैं, आपको याद रखना, नवीन राम गुलाम हो गए हैं। देखिए, इसके पहले भी क्या प्राइम मिनिस्टर थे? जी हां, 1995 से लेकर 2000 तक और 2005 से लेकर 2014 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद प्रवीण जुगन्नाथ बने थे, अब उनकी जगह पर ये आ चुके हैं। मॉरिशस कहां पर है? आइए आपके दिमाग में फिट कर देता हूं। तो आप यहां पर पहले इंडिया का मैप देखो, कोई भी मैप देखो, आप इंडिया के रिस्पेक्ट पे देखो। ये अपना भारत है जहां पे हम रहते हैं। रहते हो कि नहीं रहते हो? आप इंडिया के साउथ वेस्ट में चले जाओ तो आपको यहां पे मॉरिशस देखने को मिलेगा, जो कि आपका हिंद महासागर में। आपको ठीक इसके बगल में मेडागास्कर देखने को मिलेगा। आपको यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। तो लोकेशन आपके दिमाग में फिट बैठ गई होगी। तो मॉरिशस में अगर आप देखें, भारत के साथ क्यों इसका रिश्ता बहुत अच्छा है? क्योंकि इसमें आधी पॉपुलेशन आपको हिंदू देखने को मिलेगी। यहां की कैपिटल पोर्ट लुइस है। यहां पे जो करेंसी है वो मॉरिशस रुपया करेंसी का इस्तेमाल होता है। यहां के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। जितने नाम आप देख रहे हैं ये सब हिंदी नेम्स हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहां पे कितनी पॉपुलेशन हिंदुओं की है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि मॉरिशस से रिलेटेड हैं और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको अभी रिसेंटली में बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज रही है। तो आपको बता दूं कि चागोस आइलैंड ग्रुप है और डियागो गार्सिया जो कि मॉरिशस में है, इसको वापस कर दिया है यूनाइटेड किंगडम ने। विवाद चल रहा था यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच में, विवाद यहां पे सॉल्व हो चुका है। भारत यहां पे मॉरिशस का सपोर्ट कर रहा था। हमारे यहां पे फॉरेन मिनिस्टर आप देख रहे हैं, विदेश मंत्री देखे डॉक्टर एस जयशंकर, ये तो पोर्ट लुइस गए थे, तब इन्होंने भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। ठीक है, देखिए मॉरिशस जो है दोस्तों, हमने दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसको भारत ने यहां पे भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला कंट्री मॉरिशस बन चुका है। देखिए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात कर लेते जो रिसेंट में हुई है। मैं आपको जो पढ़ाता हूं सॉलिड पढ़ाता हूं,
ऐसा नहीं कि आलतू फालतू, जो इंपॉर्टेंट लगता है वही चीज मैं आपको बताता हूं, जो आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। तो फिक्की के अध्यक्ष आप यहां पर देखें तो हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। राजेश कुमार सिंह हमारे नए डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। आप यहां पर देखिए आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष सुमित धर्मवर्धने बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का जो टाइटल है इसे किसने जीता है? दोस्तों बहुत सारे लगातार आप भारत में देख रहे हो, लगातार चेस मास्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक और चेस मास्टर है अरविंद चिदम्बरम। तो अरविंद चिदम्बरम चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का टाइटल ये जीत चुके हैं और इन्होंने अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेवॉन एरोनियन को हरा करके चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए वी प्रणब जो थे वो पूरे टूर्नामेंट में अजय रहे हैं और इन्होंने चैलेंजर्स खिताब यहां पे जीता है। ठीक है, वी प्रणब, आप इनका भी नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, और चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स खिताब इन्होंने जीता है, चैलेंजर्स खिताब यहां पे वी प्रणब ने जीता है। दोस्तों ये जो कंपटीशन था ये चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि 5 से लेकर 11 नवंबर के बीच में आयोजित किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बता देता हूं जो चेस से रिलेटेड है। तो आपको पहला याद रखना है, सबसे कम उम्र के बहुत ही क्यूट, मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस सरकार को, ये सबसे यंगेस्ट चेस प्लेयर है। दोस्तों दुनिया का जो वर्ल्ड चैंपियन है शतरंज में वो कौन है दोस्तों? चाइना से बिलोंग करते हैं, डिंगली रेन। कौन है? डिंगली रेन। भारत के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? पी श्याम निखिल भैया है। ठीक है, 61 नंबर की शतरंज चैंपियनशिप हुई है और इसे किसने जीता है? तो कार्तिक वेंकट रमन ने इसे यहां पे जीत लिया है। ठीक है, किसने जीता है? कार्तिक वेंकट रमन ने। क्वेश्चन नंबर 3 आइए यहां पर देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, लोक सेवा प्रसारण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डे? तो दोस्तों 12 नवंबर को आपको याद रखना है, 12 नवंबर को हम हर साल लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाते हैं। अब हम इसे क्यों मनाते हैं आइए यहां पे समझते हैं। तो 12 नवंबर लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है क्योंकि 12 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से जो वहां पे दिल्ली स्टूडियो था, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी हैं, उनकी इसमें यात्रा जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यात्रा की थी, स्टूडियो से इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और 12 नवंबर को ये डेट है। ठीक है, तो स्टूडियो से महात्मा गांधी ने उन सभी जो विस्थापित थे, जो डिस्प्लेस हो गए थे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो वहां पे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जाकर के बस गए थे, उनको यहां पे संबोधित किया था, उनको एड्रेस किया था। इस दिवस को मनाने की घोषणा कब से हुई है? 2001 से इसको मनाने की घोषणा हुई है। दोस्तों कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे और उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपसे फिर से 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो क्वेश्चन ये था कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1928। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो थायराइड जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर है? अब देखिए आपको 3 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? महान चिकित्सक चरक ये किसके दरबार में थे? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। आइए 4th क्वेश्चन को देखते हैं। 66 नंबर के अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? देखिए कालिदास का जब भी बात करते हैं तो आप याद रखना उज्जैन। ठीक है, तो कालिदास समारोह का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? कहां पे किया गया? उज्जैन में किया गया। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारत के वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल नंबर 63 के तहत हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, एमपी की उज्जैन में 66 नंबर के भारतीय कालिदास समारोह का इन्होंने उद्घाटन किया। अब यह समारोह कब से कब तक होगा? 12 से लेकर 18 नवंबर तक चलेगा। इसमें बहुत सारे प्राइज विनर्स घोषित होंगे, मैं उसका आपको पूरी सूची दे दूंगा, पूरी लिस्ट दे दूंगा। अभी पूरी लिस्ट आ जाए तो इस कार्यक्रम में जो साहित्यिक कलाकार, जो लिटरेचर वाले हमारे यहां पे आर्टिस्ट है, उनको यहां पे सम्मानित किया जाएगा। तो महाकवि कालिदास की याद में यह समारोह आयोजित किया जाता है और 1958 से यह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, 1958 से। 1979 में मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में कालिदास अकादमी की भी स्थापना करी थी ताकि जो कलाकार हैं उनको हम सपोर्ट कर सकें। देखिए जो कालिदास थे
आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा इतिहास में, मेरे पीछे विक्रमादित्य देख रहे हैं जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय कहते थे। इनके दरबार में रहते थे महाकवि कालिदास जी, ठीक है। और सम्राट विक्रमादित्य की जो कैपिटल उज्जैन थी। देखिए महाकवि कालिदास की बहुत सारी रचनाएं जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। दोस्तों यहां पे आपको ये जो बुक है जो आप क्लास देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगी? तो आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगी। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आपको ई बुक्स और टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, इन सभी टाइटल पे जाना है। तो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ई बुक्स में आप जाओगे तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स, जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक की हर महीने की मासिक पत्रिका, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको मिल जाती है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलता है। जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स को भी आप चेक कर सकते हैं। ये अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए अवेलेबल है, और 10 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक 500 एमसीक्यू के साथ भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप यहां पे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आइए यहां पे पहुंच गए हम। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रेणुका जी मेला और अंतरराष्ट्रीय लवी मेला ये किस राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया, आयोजित किया गया? तो जो रेणुका जी फेयर है, इंटरनेशनल लवी फेयर है, ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। अब आइए समझते हैं कि कैसा फेस्टिवल है, कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, सारे आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मैं दूंगा। तो यहां पर आप पहले देखिए, हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये अपने ऊपर पालकी लेके चल रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में रामपुर जगह है, वहां पे भारत और तिब्बत के व्यापार संबंधों का प्रतीक है अंतरराष्ट्रीय लवी मेला, ठीक है। भारत तिब्बत में आपको पता है बहुत सारे व्यापार होते हैं। यहां पे लवी मेले में जो ऊनी वस्त्र है, आपको पता ठंडियों का समय आ चुका है, और साथ ही साथ जो सूखे मेवे हैं इनकी बिक्री की जाती है। लवी मेले का एक खास आकर्षण है, ठीक है। और सिरमौर जिले में 5 दिनों का चलता है श्री रेणुका जी मेला। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो फेस्टिवल होता है, गिरी नदी किनारे देवी देवताओं की पालकियों का स्वागत किया जाता है। आपने देखा यहाँ पे भगवान शिव, इसमें देवी देवताओं को लिया जाता है और नदियों के किनारे यहां पे पालकियों के साथ उनका स्वागत किया जाता है, ठीक है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नौचंदी मेला कहां पे लगता है दोस्तों? तो मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, जो कि यूपी में है। सिद्धपीठ शकंभरी देवी मेला ये यूपी में लगता है, सहारनपुर में। दादरी मेला कहां पे लगता है दोस्तों? बलिया यूपी में लगता है। सालासर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान सालासर हनुमान जी का जो टेंपल है, आपने नाम सुना होगा, तो ये राजस्थान सालासर में है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मैं जीके के प्रश्न इसलिए लाता हूं क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ आपका जीके भी पूछा जाता है, और बड़ी बड़ी मैराथन चला रहा हूं पूरे जोश के साथ। अभी मैं दोस्तों आपको बता दूं, 2 दिनों तक मैं आपको करंट अफेयर्स दूसरे फॉर्मेट में दूंगा, तो आप थोड़ा सा मान लिया करो, है ना। बच्चे की जान लोगे आप सभी क्या, क्योंकि आपको पता है कि मेरी भी फैमिली, हमें भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। इस स्टूडियो को मैं लेके चल नहीं सकता, हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, तो उस फंक्शन को अटेंड करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जा रहा हूं घर, ठीक है। फिर 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, पर क्लास आपकी सारी चलेगी, मैराथन क्लास भी वहां पे चलेगी, सब कुछ चलेगा, फॉर्मेट दूसरा रहेगा, पर राजा गुप्ता वही रहेगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 याद रखना, आपको पढ़ाया है मैराथन में। आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 तक आपको पूरी संघीय न्यायपालिका के बारे में पता चलेगा, ठीक है। मतलब वो पूरा आर्टिकल भाग संघ के बारे में। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का इंटरप्रेटर होता है, और साथ ही साथ प्रोटेक्टर भी होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद हो जाए तो ये कौन संभालेगा? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट संभालेगा। जो सुप्रीम कोर्ट है उससे अगर राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, तो किस आर्टिकल में लिखा हुआ? आर्टिकल नंबर 143 है। कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी वो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सेव होगा, आर्टिकल नंबर 129 है। राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? जो कि 143 में बताया मैंने, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार प्रश्न। आइए समझते हैं इसमें क्या है। भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किसने किया है? इंडिया का पहला स्पेस एक्सरसाइज
तो इंडिया का पहला स्पेस एक्सरसाइज रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है। तो भारत का ये जो पहला सैन्य अभ्यास है, अंतरिक्ष अभ्यास, ये 11 नवंबर से शुरू हो चुका है और ये 2 दिनों तक यानी आज 13 नवंबर तक ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, 11, 12, 13 3 दिनों तक। अब ये कैसा अभ्यास है अंतरिक्ष अभ्यास? तो दोस्तों अंतरिक्ष से कभी भी कोई भी खतरा आ सकता है। ठीक है, तो उससे हमें निपटना आना चाहिए। हमें हो सकता है, देखो अभी युद्ध होगा तो आप देखो अंतरिक्ष में युद्ध होगा, आपके सैटेलाइट को अगर कोई दूसरा देश डैमेज कर दिया तो आपका कम्युनिकेशन ठप, आपके जितने भी आपके डिफेंस सिस्टम में सब कुछ आपके ठप हो जाएंगे और वो आपके ऊपर कंट्रोल कर लेगा। और देश की जो अंतरिक्ष संपत्तियां हैं, यानी आपकी बहुत सारी अंतरिक्ष संपत्तियां हैं हमारे देश की, जो इसरो लगातार सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है, जिसका यूज ना जाने कितने कितने चीजों में हो रहा है, तो इसका अभ्यास यहां पे किया जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की जो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने यहां पे इस अभ्यास को किया। ऐसे हम बोलते हैं डिफेंस स्पेस एजेंसी ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस पर्सनल हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना, इसने यहां पे स्पेस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया है। दोस्तों भारत में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब की गई, यह भी इंपॉर्टेंट है, 2019 में। इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। ठीक है, जो उसका उद्घाटन माफ कीजिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने किया है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो बिपिन रावत जी नहीं रहे, सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अभी। देखिए इस अभ्यास में हमारी जो स्पेस डिफेंस स्पेस एजेंसी है, डिफेंस साइबर एजेंसी है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। और इस अभ्यास में डीआरडीओ भी पार्टिसिपेट करता है, जो कि आपको पता है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं। माइक वॉल्ट्ज किस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए बनाए गए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी, बहुत सारे आपको न्यू अपॉइंटमेंट देखने को मिलेंगे और आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए बने माइक वॉल्ट्ज। तो आपको अमेरिकी राष्ट्रपति देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 47 नंबर के राष्ट्रपति बने। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना है। जैसे आपको पता है कि हमारे अजीत डोभाल साहब है, ठीक है, तो इनको अपॉइंट किया है जो पूरे देश की सिक्योरिटी पे नजर रखते हैं। ठीक है, तो ये माइक वॉल्ट्ज को चीन ईरान का विरोधी माना जाता है। अमेरिका चीन ईरान का विरोध करता है, भारत का समर्थक इन्हें माना जाता है। माइक वॉल्ट्ज की खासियत है। ठीक है, तो दोस्तों जो वॉल्ट्ज हैं वो अमेरिकी सेना जो यानी हमारी अमेरिकी जो आर्मी है उसके स्पेशल यूनिट फोर्स में ग्रीन बेरेट कमांडो भी रह चुके हैं। ये इनकी मैं उपलब्धि बता रहा हूं और बहुत जगहों पर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, कई जगहों पर अपनी सेवाएं दी। काफी एक्सपीरियंस है इनको, इसीलिए इनको एनएसए बनाया गया है। इसके अलावा ये इंडिया कॉकस का भी पार्ट है। सर ये इंडिया कॉकस क्या होता है? इंडिया कॉकस होता है अमेरिकी सांसदों का एक ग्रुप जो कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को इंप्रूव करने, इसको मजबूत स्ट्रांग बनाने के लिए काम करता है। ये इंडिया कॉकस का काम होता है। ठीक है, इसका गठन 2004 में हुआ था और इंडिया कॉकस में फिलहाल में 40 मेंबर्स अभी हैं। दोस्तों आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर समझा देता हूं जो आपको याद रखना है, जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो देखिए यहां पर आप, ये है केमी वेडेनॉच। तो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली ब्लैक महिला नेता बनी है केमी वेडेनॉच। दोस्तों आपको बोत्सवाना के नए प्रेसिडेंट आपको नाम याद रखना, इनका नाम है ड्यूमा बुका। क्या नाम है? ड्यूमा बुका। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनका नाम है याहा अफरीदी। क्या नाम है? याहा अफरीदी। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए कितनी राशि का बजट अभी पेश किया है? आपसे पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश ने अभी कितना बजट पेश किया है। आंध्र प्रदेश ने अपना बजट पेश किया और ये बजट है 2.94 लाख करोड़ का। 2.94 लाख करोड़ का बजट अभी यहां पे आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री हैं पयुवला केशव, इन्होंने विधानसभा में बजट पेश किया है आंध्र प्रदेश के। ये यहां पे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। स्कूली शिक्षा के लिए 29,909 करोड़ रुपए यहां पे एलोकेट किए हैं। वहीं पे हेल्थ सेगमेंट और परिवार कल्याण के लिए यानी फैमिली वेलफेयर के लिए 18,421 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। अब देखिए जो बजट होता है ना, हम बजट के बारे में बात करेंगे जो कि सेंट्रल बजट, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे बजट के बारे में आर्टिकल नंबर 112 में बजट के बारे में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। इस बार का बजट हमारी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का जो केंद्रीय बजट है, जो सबसे पहला बजट था, उसने किसने पेश किया था? 1947 में पेश किया गया था आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा। दोस्तों पहले जो था रेल बजट और जो आम बजट, पहले
मतलब सेपरेट पेश किया जाता था, पहले साथ में पेश किया फिर उसको सेपरेट किया गया। अभी रेल बजट और आम बजट को दोनों को मर्ज कर दिया गया है, 2017 में मर्ज किया गया। मैं आपको बजट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा बजट कौन पेश कर चुका है, तो मोरारजी देसाई, ठीक है, 10 बार बजट ही पेश कर चुके हैं, इनके पास रिकॉर्ड बजट पेश करने का अनुभव था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आई देखते हैं। भारतीय वायुसेना C-295 फुल मोशन सिमुलेटर सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। जो भारतीय वायुसेना है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये कहां पर इसका उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों आगरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगरा में C-295 फुल मोशन सिमुलेटर सुविधा का उद्घाटन किया गया। आप सभी को पता है कि अभी वडोदरा में स्पेन के जो प्रधानमंत्री थे पेड्रो सांचेज और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने वडोदरा में एक असेंबली यूनिट की स्थापना करी है, जहां पे C-295 के असेंबल किया जाएगा, उन विमानों को मैन्युफैक्चर करके असेंबल किया जाएगा। तो स्पेन से जो C-295 विमान हमने लाए हैं, अब हमें उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी ना, कैसे चलाओगे 295 विमान, तो हम पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे। तो आगरा में आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर फुल मोशन सिमुलेटर सुविधा का उद्घाटन किया। ये सिमुलेटर क्या होता है, मतलब आप कह सकते हैं ट्रायल। आप पहले ट्रेनिंग देते हो, आप पहले एक ऐसी सुविधा, जैसे अगर आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता है तो पहले उनको उस कंडीशन में ढाला जाता है, डायरेक्ट आप नहीं भेज सकते। आप जब एग्जाम देने जाते हो तो उससे पहले मॉक टेस्ट लगाते हो, जब मॉक टेस्ट में पास होते हो तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप फाइनल टेस्ट देते हो। तो इसी प्रकार से ये मॉक टेस्ट है, सिमुलेटर सुविधा एक प्रकार का मॉक टेस्ट। इसमें एक ऐसी कंडीशन बनाई जाएगी ताकि आप C-295 विमान उड़ाने लायक बन जाओ। तो मध्य वायु कमान के AOC जो है, एयर मार्शल है आशुतोष दीक्षित, इन्होंने इस सिमुलेटर का शुभारंभ किया है। तो इसके जरिए पायलटों को जो असल माहौल में उड़ान का अनुभव यहां पे मिल पाएगा। ठीक है, तो वडोदरा में भी रिसेंटली में टाटा और एयरबस स्पेन की कंपनी मिलकर के यहां पे सैन्य परिवहन विमान C-295 को बना रहे हैं। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर, ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद, जिसे हम ISFA कहते हैं, इसका चेयरमैन कौन बना है? चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड किसे बनाया गया है? तो जो सुरेश प्रभु हैं, इनको बनाया गया है। ICFA का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके सुरेश प्रभु, भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अब ICFA क्या होता है? तो ICFA जो होता है, ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने का लिए काम करता है, नाम में छुपा है भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद। ठीक है, और 2015 में हमने इसकी स्थापना करी थी, 2015 में। तो सुरेश प्रभु को भी रिसेंटली में वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम में भी नॉमिनेट किया गया है, विश्व कृषि मंच में भी इनको यहां पर नॉमिनेट किया गया है, इनको सदस्य बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं जो आपको याद रखनी है। आलोक रंजन जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर बने हैं। MV श्रेयंस कुमार भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष बने हैं V सतीश कुमार। तो ये सारा 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमने केवल 23 मिनट में आपके लिए खत्म कर दिया है। अगर आप अपने टाइमर को देख रहे होंगे, 23 मिनट्स में हमने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म किया है। अब बारी है हमारे यहां पे T20 इनिंग की, जहां पर हम 5 मिनट में लगभग 30 से 35 सवालों को कवर करते हैं। तो मेरे साथ शुरू हो जाइए, कमेंट बॉक्स पे आंसर देना स्टार्ट कीजिए। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना बने 51 नंबर की 6 महीने के लिए। मिस इंडिया 2024 का टाइटल किसने जीता है? निकिता पोरवाल ने जीता है, ये उज्जैन से बिलोंग करती हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं L सत्य श्रीनिवास। भारत नेशन टेबल टेनिस वीमेंस डबल्स में कौन सा मेडल जीता? तो भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार किस देश को प्राप्त हुआ है? भारत को इसका अधिकार मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो डोरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। सन लगा हुआ है, सन आपको याद रखना, सन आके सही आंसर कर देना। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो बनारस में देश का पहला हिंदी संग्रहालय स्थापित किया गया। भारत ने किस देश से उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है? भारत और कनाडा के बीच में लगातार टेंशन बढ़ रहा है और उसमें भारत ने वापस बुलाया। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन TV नरेंद्रन को बनाया गया है।
विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अब दोस्तों 12 नवंबर के करंट अफेयर्स का हम यहां पे रिवीजन करेंगे, जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़े। आइए जल्दी से रिवाइज करते हैं। भारत के 51 नंबर के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो संजीव खन्ना ने शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यानी COP29 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। शिगेरू शिबा किस देश के वापस से प्रधानमंत्री बने हैं? जापान के वापस से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। WTA फाइनल 2024 का एकल टाइटल किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है, अमेरिका की है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पे फिलिप नॉयस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। वड़ताल गुजरात के श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200 वर्षगांठ पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? 200 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने की योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत यहां पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने की है। हाल ही में किस देश से अपना पहला गुलामी विरोधी आयुक्त अपॉइंट किया है? तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया ने गुलामी विरोधी आयुक्त अपॉइंट किया है। 2024 के NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता, स्क्वैश खिलाड़ी। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में यह स्थापित किया जाएगा। दोस्तों अब यहां पर हम ल्यूसेंट जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आए हुए हैं। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो उरांव सरहुल त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। टोडा जनजाति मुख्यतः कहां पर निवास करती है? तो टोडा निवास करती तमिलनाडु में। झारखंड पीसीएस 2021 का सवाल है। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे, कहां के निवासी हैं? IAS 2015 का प्रश्न है। तो सहरिया जनजाति के जो लोग हैं राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपको 13 नवंबर के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, तो आप सभी टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। पृथ्वीराज सिंह रूपन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं मॉरिशस के राष्ट्रपति। फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के अध्यक्ष बने हर्षवर्धन अग्रवाल। सम्राट विक्रमादित्य की कैपिटल क्या थी? तो उज्जैन यहां की कैपिटल थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कालिदास की रचना है? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम, उपरोक्त सभी राइट आंसर है। सालासर का मेला किस राज्य में लगता है? तो राजस्थान में सालासर का मेला लगता है। आपके लिए सवाल है, लोक सेवा प्रसारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। और दोस्तों यहां पर आप देखिए, आप लगातार टेस्ट देते रहिए। टेस्ट सीरीज जो है लगातार आप टेस्ट को फॉलो करते रहिए। स्टैटिक जीके, डेली करंट अफेयर्स का जो कि आपका डेली यहां पे टेस्ट होता है आपका टेस्ट सीरीज में, ठीक है, जहां पर आपको आपकी रैंक मिलती रहेगी। और ये टेस्ट पास है, हम यहां पे 4000 प्लस टेस्ट अब आपको दे रहे हैं 3000 की जगह, रेलवे, UGC, SSC, स्टेट पीसीएस सभी एग्जाम्स के लिए। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल आप इसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है राजा गुप्ता _ऑफिशियल, ताकि आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रहें, आप और हम जुड़े रहें। कोई आपको समस्या मुझे पर्सनली मैसेज करिए, कोई आपको दुख दर्द पीड़ा हो तो। दोस्तों स्टैटिक जीके बुक है, आप इसे घर तक मंगवा सकते हैं इस बुक को, और वेबसाइट की लिंक दी गई है, आप इसे ऑर्डर करिए, आपके घर तक ये बुक पहुंच जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको स्टैटिक जीके बुक मिलेगी। टोटल 81 टॉपिक इस पे कवर किए गए हैं। SSC, रेलवे, NDA, जितने भी वनडे एग्जाम्स, स्टेट पीसी एग्जाम, सभी को ध्यान में रखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैराथन करंट अफेयर्स आता रहेगा, 10 मिनट किंग सीरीज आता रहेगा, बर्निंग इश्यूज आता रहेगा। बस आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूं, और इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्लास को पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।